अस्सलाम वालेकुम। अब हमने जो देखना है वो हमारे पास टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और ये हमारे पास इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेना है इंशाल्लाह। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है, एक तो सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी कि टी सेल मीडिएटेड है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े थे 3 पढ़े हमने वो एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड है, ठीक है। ये हमारे पास टी सेल मीडिएटेड है और ये डिलेड रिस्पॉन्स होता है, इसको आने में कुछ देर लगती है, ठीक है। ये फ़ौरन से नहीं आ जाता है, एंटीबॉडीज़ की तरह डिलेड रिस्पॉन्स होता है। अब हमारे पास ये 2-3 बातें जानने के बाद आपको पता होना चाहिए कि 2 तरह का होता है। एक ये होता है जो कॉन्टैक्ट वाला, जिसमें कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरा ये होता है हमारे पास जो आप लोगों ने माइक्रो में भी देखा था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में, ट्यूबरकुलिन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है ये हम यहाँ देखेंगे और यहाँ पे जल्दी जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी में ये होता है कि जब हमारे पास कोई एंटीजन आता है, ठीक है, फ्लो चार्ट की मैं आपको बताती हूँ, वो एंटीजन आकर अटैच हो जाता है प्रोटीन्स के साथ, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स के साथ, और वो बन जाता है हमारे पास, वो एक्ट करता है एज हेप्टेन। हेप्टेन मैंने पहले भी बताया हुआ एक वीडियो में कि हेप्टेन होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो एंटीबॉडीज़ को जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन जब वो किसी प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं तो वो फिर एंटीजन के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं और एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं। तो एक्ट करेगा एज हेप्टेन, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ नहीं बनती, यहाँ पर मैं गलती करने लगी थी, हेप्टेन के तौर पर एक्ट करेगा। और अब हमारे पास डेंड्राइटिक सेल क्या करेंगे, उसको रिकोगनाइज़ करेंगे, डेंड्राइटिक सेल रिकोगनाइज़ कर लेंगे एज फॉरेन बॉडी, ठीक है। वो कहेंगे कि कोई फॉरेन बॉडी आ गई है। अब वो हमारे पास था क्या, एक कॉम्प्लेक्स था, जो बाहर से एंटीजन आया उसका, वो बाहर से एंटीजन आया, लेट्स सपोज वो निकल था। अब निकल का और उस प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स था, इसको डेंड्राइटिक सेल ने रिकोगनाइज़ किया। जब इन्होंने रिकोगनाइज़ किया, इन्होंने प्रेजेंट करना है, उसको प्रेजेंट करना है हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल को एज अ एंटीजन। टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट किया। अब टी हेल्पर सेल हो गए एक्टिवेट, और जब ये एक्टिवेट हो गए तो ये मेनली TH1 सेल और TH17 सेल मेनली ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये बनाना शुरू कर देते हैं साइटोकाइंस, और वहाँ पर हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है जी हमारे पास कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी। और अब जब कभी दोबारा से, अब हमारे पास हेल्पर सेल बन गए हैं ना, कुछ मेमोरी सेल्स बन जाएंगे, जब भी कभी दोबारा से निकल बॉडी में जाएगा तो उसको फ़ौरन से क्या कर लिया जाएगा, आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट हेल्पर सेल्स बने हुए हैं और बहुत सीवियर किस्म का रिएक्शन होगा, लेकिन ये डिलेड होता है, ठीक है, इसको टाइम लगता है। और बस ट्यूबरकुलिन टाइप में क्या होता है कि जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का हम चेक करते हैं कि भाई इस बंदे को पहले कभी माइकोबैक्टीरियम का ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। होता कुछ नहीं कि अगर उसको, ये ना हम क्यों करते हैं लेटेंट इन्फेक्शन को चेक करने के लिए, यानी कि उस इंसान को पहले इन्फेक्शन हुआ है कभी या नहीं हुआ। होता कुछ नहीं है कि जब उसको पहले इन्फेक्शन हुआ था ना, तो उसके अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट कुछ मेमोरी सेल्स बने हुए थे। अब जब हम उस पर्सन में हम एंटीजन इंजेक्ट करेंगे एंटीजन, जब एंटीजन इंजेक्ट करेंगे तो ये एंटीजन जाकर वो जो मेमोरी सेल्स बने हुए थे पहले से, उनको एक्टिवेट करेगा। जब मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट करेगा तो मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, हमारे पास एक्टिवेट होकर वही साइटोकाइंस वगैरह केमिकल वगैरह रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। एक्टिवेट होकर तो रिएक्शन वहाँ पे जनरेट कर देंगे, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हमें कैसे टेस्ट पॉजिटिव आएगा, उस जगह पर क्या होना शुरू हो जाएगी जहाँ पर आपने एंटीजन इंजेक्ट किया है, जिस जगह पर आपने एंटीजन इंजेक्ट किया उस जगह पे इंड्यूरेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एडिमा डेवलप होना शुरू हो जाएगा, इचिंग वगैरह डेवलप, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, यानी कि इस पर्सन के अंदर मेमोरी सेल थे, यानी इस पर्सन को पहले ट्यूबरकुलोसिस हुई है, इसको इन्फेक्शन हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम इंड्यूरेशन की थिकनेस फिर हम मेजर कर लेते हैं, उस हिसाब से हमें पता चल जाता है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं, यानी रिजल्ट पॉजिटिव आया लेकिन इन्फेक्शन नहीं हुआ हुआ था, और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है। फॉल्स पॉजिटिव कब आता है कि इंड्यूरेशन हो गई, लेकिन असल में वो जो इंड्यूरेशन हुई है वो मेमोरी सेल्स जो बने हुए थे वो माइकोबैक्टीरियम की किसी और स्पीशी के अगेंस्ट बने हुए थे, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट नहीं बने हुए थे। तो हमने क्या किया, हमने कहा दिया कि भाई इस पर्सन को पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो इस पर्सन को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, हालांकि वो किसी और स्पीशी के थे। फॉल्स नेगेटिव कैसे आ सकते हैं कि हमने उसको एंटीजन दिया, हालांकि उसके अंदर मेमोरी सेल्स थे, उसको पहले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, लेकिन रिएक्शन नहीं हुआ, इंड्यूरेशन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो हमने इतने थोड़े एंटीजन दिए कि मेमोरी सेल को एक्टिवेट ही नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था ना कि उन्होंने पहले मेमोरी सेल को एक्टिवेट करना है, तो मेमोरी सेल को एक्टिवेट ही नहीं कर पाए। तो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है, इसीलिए हम सिर्फ इस टेस्ट पर रिलाई नहीं कर सकते, हम फिर इसके अलावा भी टेस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया। अब जल्दी से बस ये टेबल हम स्टार्टिंग वाला रिवाइज करेंगे ताकि हमारी सारी टाइप्स रिवाइज हो जाए। ये वाला टाइप 1 में हमने क्या देखा था, उसको हमने इमीडिएट एनाफिलैक्टिक भी कहा था, टाइप 2 को साइटोटॉक्सिक कहा था, टाइप 3 को इम्यून कम्प्लेक्स बनते हैं, और टाइप 4 में डिलेड है, ये इनके दूसरे नाम है। टाइप 1 में IgE
का रोल था, टाइप 2 में IgG का था, IgG वाला वो जो मैं कह रही थी कि टिश्यू सेल मेम्ब्रेन का एंटीजन है वो वाला। टाइप 3 में मल्टीपल एंटीबॉडीज़ और टाइप 4 में टी सेल मीडिएटेड है। टाइप 1 में हमारे पास क्या था कि सेंसिटाइजेशन किसके अगेंस्ट होती थी, एंटीजन्स के अगेंस्ट, एलर्जेंस के अगेंस्ट। IgE एंटीबॉडी बन जाती थी और बन के मैस्ट सेल के साथ या बेसोफिल के साथ अटैच हो जाती थी। टाइप 2 में क्या होता था कि एंटीजन के अगेंस्ट सेंसिटाइजेशन होती थी और वो एंटीजन किसी सेल सरफेस का पार्ट थे, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते थे। टाइप 3 में क्या था, एंटीजन के अगेंस्ट सेंसिटाइजेशन थी और वो एंटीजन किसी मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं था बल्कि सोलुबल एंटीजन थे, फ्रीली सर्कुलेटिंग थे। टाइप 4 में क्या था कि हमारे पास सेंसिटाइजेशन हुई है प्रोटीन एंटीजन के अगेंस्ट, ऐसे एंटीजन थे जो किसी प्रोटीन के साथ बाइंड थे। रिएक्शन क्या होता था टाइप 1 में कि जब एलर्जन आता था तो एलर्जन जो है वो IgE एंटीबॉडी के साथ बाउंड करता था, जिसकी वजह से मैस्ट सेल एक्टिवेट हो जाते थे, उनकी डीग्रेनुलेशन होती थी। टाइप 2 में क्या होता था, जो एंटीजन है वो किसी मेम्ब्रेन का पार्ट होता था, अब एंटीबॉडी बनती थी, वो जाकर सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर जाती थी, जिसकी वजह से फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराया जाता था और सेल की लाइसिस कराई जाती थी, या फिर नेचुरल किलर सेल को एक्टिवेट कराया जाता था और सेल की लाइसिस कराई जाती थी। एग्जाम्पल ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया है या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है। टाइप 3 में क्या होता था, एंटीजन फ्रीली सर्कुलेटिंग थे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता था, वो किसी ना किसी टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता था, जिस टिश्यू में वो डिपॉजिट होता था वहाँ पर भी न्यूट्रोफिल आ जाते थे, कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाती थी, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती थी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता था। IgM भी हो सकती है, IgG भी हो सकती है जो एंटीबॉडी है, ठीक है। इसमें आगे आर्थस रिएक्शन और सीरम सिकनेस आती थी। उसके बाद टाइप 4 में क्या होता था, मेमोरी टी सेल बनते थे, वो मेमोरी टी सेल साइटोकाइन रिलीज कराते थे, कब, जब कभी सेकंड कॉन्टैक्ट होगा, मतलब मेमोरी टी सेल बन गए हैं, अब जब कभी दोबारा वो एंटीजन आएगा तो वो साइटोकाइन रिलीज करना शुरू कर देंगे, जिससे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, मैक्रोफेजेज आ जाएंगे, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास होगी जी टाइप 4।